प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस एग्रीकल्चर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम जो आज आपका एग्रीकल्चर बायोलॉजी सब्जेक्ट के 12वीं क्लास के वो हम नया एक चैप्टर है, वो सेकंड चैप्टर है जो आपका, उसके बारे में हम यहाँ पे आज बात करेंगे। दोस्तों, आप अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, बात करते हैं हम आज आपके इस लेसन की, जिसका नाम है दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी परिभाषा, संक्षिप्त इतिहास, महत्व एवं उत्तक संवर्धन। इसके बारे में हम यहाँ पे आज जो बात करेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं हम दोस्तों अपने इस चैप्टर को। दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी परिभाषा, संक्षिप्त इतिहास, महत्व एवं उत्तक संवर्धन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। यहाँ से है वो लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आता है दोस्तों, और 2 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से एक आपको देखने को मिल सकता है 2024 के एग्ज़ाम में दोस्तों। ठीक है, तो आप क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये क्लास आपके लिए कैसी लगी आपको। तो दोस्तों, हम यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम आगे की ओर चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, इसका जो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वो है दोस्तों इसकी परिभाषा है दोस्तों। परिभाषा के बारे में हम यहाँ पे सबसे पहले है वो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। परिभाषा इसकी क्या है दोस्तों, ये यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको एक बार ज़रूर है वो स्टडी कर लेना है। ये परिभाषा है इसकी, यहाँ से लगभग कई बार क्या होता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है। तो परिभाषा है इसकी दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी, जिसे अंग्रेजी में बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। यह शब्द है वो बायोलॉजी एवं टेक्नोलॉजी 2 शब्दों को जोड़कर बना है दोस्तों। जैव प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके जैविक कारकों की सहायता से मानव के लिए उपयोगी उत्पादों का सृजन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, वो हम बात करते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी है वो पादप जैव प्रौद्योगिकी है वो क्या होती है। जब है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग पौधों एवं आनुवंशिकी सुधार या उनके निष्पादन में सुधार आदि के लिए किया जाता है तो उसे पादप जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। यहाँ से भी दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, अपनी बुक में आपको निशान लगा लेना है। यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का आपको देखने को मिल सकता है 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों, यहाँ से ये ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है दोस्तों। आपको यहाँ पे जैसे ये बहुत कुछ मैटर यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आपको एक तो ये है जो इसकी डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है वो याद कर लेनी है, और दूसरा है दोस्तों यहाँ पे कि पादप जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, आपको यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक ही करवाऊँगा, ज़्यादा आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि आपको वही करना है याद जो परीक्षा में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं दोस्तों, वो हमारा टॉपिक आता है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, सामान्य परिचय एवं संसाधन। ठीक है, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो क्या होती है, इसके बारे में हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। ठीक है, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी है दोस्तों, वो होती है कि आनुवंशिकी अभियांत्रिकी शब्द का उपयोग पुनर्योज डीएनए अणुओं के उत्पादन, उनके ई कोलाई में प्रवर्तन तथा बाद में उनका किसी जीव में स्थानांतरण आदि सभी के लिए किया जाता है। किसी भी जीव में लैंगिक प्रजनन के अतिरिक्त सीधे ही जीन के स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र की आनुवंशिकी अभियांत्रिकी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो आता है हमारा, ये आपको यहाँ से याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना कि यहाँ पे याद कर लोगे तो भी आपका 1, 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन है
वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आपको इतना ही याद करना है यहाँ से, और अपनी बुक में निशान लगा लीजिए। यदि बुक नहीं है तो आप कॉपी में अपनी वो नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दोस्तों, वो हमारा आता है टॉपिक आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के संसाधन। ठीक है दोस्तों, आनुवंशिकी या अभियांत्रिकी के संसाधन है वो फर्स्ट है दोस्तों प्रतिबंध एंजाइम। प्रतिबंध एंजाइम क्या होता है? प्रतिबंध एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एवं एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, फिर है एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के सिरे यानी कि किनारे से न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो डीएनए अणुओं को बीच में से काटते हैं दोस्तों, विदलित करते हैं बीच में से। ठीक है, फिर है अधिकतर एंडोन्यूक्लियस डीएनए होते हैं वो अणुओं को विशिष्ट क्षारक क्रम वाले स्थलों के अंदर या इन स्थलों से ठीक बाहर दोनों श्रृंखलाओं को विदलित करते हैं। इन स्थलों को अभिज्ञान स्थल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रत्येक प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस डीएनए में विशिष्ट अभिज्ञान स्थलों को पहचानता है। ये वर्णों के समूह हैं जिन्हें दोनों तरफ से पढ़ने पर एक ही शब्द बनता है, जैसे मलायम। इसी प्रकार डीएनए में 5 से 3 एवं 3 से 5 दिशा में पढ़ने पर एक ही श्रृंखला बनती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दोस्तों वो है वाहक। सेकंड आता है वाहक। वाहक यहाँ से पिछली बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, ये दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सन 2023 में यहाँ पे जो बोर्ड एग्ज़ाम था वहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था, और अर्धवार्षिक परीक्षा में यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, प्लस में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। वाहक इम्पोर्टेंट आपके लिए, इसको सभी स्टूडेंट इम्पोर्टेंट का निशान लगा दीजिए, और ये आपको याद करना है, परीक्षा में याद करके ही जाना है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में। वाहक के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं कि वाहक है वो क्या होता है दोस्तों। वाहक के बारे में हम जानते हैं यहाँ पे दोस्तों। वाहक होता है कि वाहक को इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं। वाहक होते हैं ये जीवाणु में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए हैं। ये स्वायत्त रूप से पुनरावृत्त होते हैं। ये बैक्टीरियल कोशिकाओं के जीवित रहने तथा वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। इन्हें बैक्टीरिया से सरलता से अलग किया जा सकता है। यह वृत्ताकार होते हैं। इन पर विशिष्ट प्रतिबंध स्थल उपस्थित होते हैं, जिन्हें प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस द्वारा विदलित करके इनमें वांछित जीन को निवेशित कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे इतना ही पढ़ना है, ये आपको छोड़ देना है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, हर बार एग्ज़ाम में यहाँ से वो क्वेश्चन है वो नहीं आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, आपको सिर्फ वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं कराऊंगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन 4 नंबर 8 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वही टॉपिक मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। फालतू में से दिमाग ख़राब करने में दोस्तों कुछ नहीं होता। ठीक है, आप ज़्यादा कुछ पढ़ोगे तो वहाँ से आपका ही दिमाग ख़राब होगा। यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के समय नज़दीक है तो आपको जो इम्पोर्टेंट है वही आपको याद करना है, और अच्छे से आपसे परसेंट जो है 12वीं में बन जाएंगे। ठीक है, आपका वेक्टर हो गया, जो वाहक था वो हो गया। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो टॉपिक है दोस्तों वाहक का डायग्राम है। जो इस वाहक का चित्र है ये आपके इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे वाहक को आप अच्छे से स्टडी करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों। फिर आपका वाहक का चित्र है, इसको आपने अच्छे से रेडी करना है। पिछली बार एग्ज़ाम में अर्धवार्षिक में भी आया था, और फिर ये बोर्ड के एग्ज़ाम में दोबारा आ गया, देखने को मिला था। ठीक है, वाहक को आपने अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, ये वाहक का दोस्तों। फिर हमारा जो 3rd नंबर आता है दोस्तों टॉपिक है
वाहक हो गया दोस्तों अपना। फिर आता है थर्ड नंबर पे एंजाइम डीएनए लाइगेज, ठीक है, डीएनए लाइगेज। मार्टिन गेलर्ट ने 1967 में लाइगेज एंजाइम को खोजा था दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों अपनी बुक में। एंजाइम डीएनए लाइगेज एक प्रमुख संसाधन है पर्याप्त, क्योंकि यह वाहक डीएनए तथा वांछित डीएनए को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इस एंजाइम को ई कोलाई यानी कि 75 kb व T4 फेज यानी कि 68 kb से पृथक किया जाता है, ठीक है। इनकी क्रियाविधि के लिए क्रमशः सहकारक NAD+ और ATP की भी आवश्यकता होती है। NAD+ ATP की आवश्यकता यहाँ पे होती है दोस्तों, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अगला, वो है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो है PGR, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम में भी आएगा और अर्धवार्षिक में भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। PGR इसकी फुल फॉर्म यहाँ से पिछली बार एग्ज़ाम में पूछी गई थी, अपनी बुक में है, वो निशान लगा लेना दोस्तों। 2024 में यहाँ से आपको क्वेश्चन पक्का का पक्का देखने को मिलेगा। अपनी बुक में इम्पोर्टेंट का निशान लगा लो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ज़रूर आएगा दोस्तों। अपनी बुक में इम्पोर्टेंट निशान लगा लो और इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लो दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि PGR क्या होता है। PGR का तात्पर्य है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। इस अभिक्रिया में उपकरणों यानी कि प्राइमर्स छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड को DNA क्षेत्र से पूरक होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको इतना ही याद करना है, ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत यहाँ पे आपको नहीं है दोस्तों, ठीक है। आपको मैं जो निशान लगाऊंगा आपको मात्र उतना ही याद कर लेना, उससे आपका जो है अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा साथ में, और आपका टाइम भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ तक है दोस्तों, आपने इस बुक में निशान लगा लेना, क्योंकि इसकी है जो फुल फॉर्म यहाँ से पूछी जाती है, यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं आता है पॉलीमरेज अभिक्रिया से, यहाँ तक है वो निशान लगा लेना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है दोस्तों ट्रांसजेनिक जीव पादप व जंतु उत्पादन एवं महत्वपूर्ण उदाहरण, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं। जिन पादपों में वांछित लक्षण के लिए बाहरी DNA उपस्थित होता है वह ट्रांसजेनिक पादप कहलाते हैं। ये ट्रांसजेनिक पादप से तो हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है 2 नंबर का, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, निशान लगा लेना। फिर जीन हस्तांतरण की विधि आती है दोस्तों आगे, नेक्स्ट है वो जीन हस्तांतरण की विधि आती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जीन हस्तांतरण की विधियाँ हैं वो है दोस्तों, जो फर्स्ट है दोस्तों, इसे है दोस्तों वो 2 भागों में बांट सकते हैं हम, 2 भागों में यहाँ पे बांटा गया है। फर्स्ट है दोस्तों वो है वाहक और सेकंड है वाहक अणु मध्यस्थ या अप्रत्यक्ष रूपांतरण। फर्स्ट है वाहक अणु रहित या प्रत्यक्ष रूपांतरण और सेकंड है वाहक अणु मध्यस्थ या अप्रत्यक्ष रूपांतरण, ठीक है। तो फर्स्ट है जो वाहक अणु रहित या प्रत्यक्ष रूपांतरण है, वो किसी जैविक वाहक या कारक की सहायता के बिना DNA की पादप कोशिकाओं में प्रवेश कराने तथा स्थायी रूपांतरण प्राप्त करने की क्रिया को सीधा जीन हस्तांतरण कहते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष रूपांतरण की निम्नलिखित विधियां हैं। फर्स्ट है इसकी इलेक्ट्रोपोरेशन है वो इसकी फर्स्ट विधि है। इस विधि में पादप कोशिकाओं का निलंबन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप धनायन के थोड़ की ओर तथा ऋणायन है वो एनोड की ओर गति करते हैं, जिससे ध्रुवित कोशिकाओं की भित्ति अध्रुवित हो जाती है। ध्रुवित कोशिका की भित्ति है वो अध्रुवित हो जाती है। फिर है अध्रुवित कोशिकाओं की भित्ति पुनर्योग से DNA के प्रवेश के लिए प्रागम्य होती है।
इस विधि में से मक्का, तंबाकू, धान, गेहूं आदि में सफल जीन हस्तांतरण किए गए हैं। एक व्यवस्थित व आसानी से पुनर्योजित होने वाली उत्तक जैसे वयस्क मक्का भ्रूण का रूपांतरण इलेक्ट्रोप्रेशन तंत्र द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे इसका डायग्राम है इलेक्ट्रोप्रेशन का। पादप कोशिका भित्ति हटाना, ठीक है, ये प्लाज्मा झिल्ली आ गई यहाँ पे। फिर वांछित डीएनए का जाना, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे ये आप एक बार देख लेना, यहाँ पे जैसे केंद्रक हो गया ये, ठीक है। ये इलेक्ट्रोप्रेशन का डायग्राम है, वो भी आपको थोड़ा बहुत देख लेना है यहाँ पे। वैसे ये डायग्राम आता नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन वैसे ही नॉलेज के लिए देख लेना आपने, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रोप्रेशन की दो विधियाँ हैं। फर्स्ट है निम्न वोल्टता दीर्घ स्पंदन व दूसरा है उच्च वोल्टता लघु स्पंदन। निम्न वोल्टता दीर्घ स्पंदनों में अस्थायी रूपांतरणों की दर अधिक होती है, जबकि उच्च वोल्टता लघु संपादों में अस्थायी रूपांतरण दर अधिक होती है, ठीक है। लाभ है इसके, यह सस्ती, तीव्र व न्यूनतम विषाक्तता यानी कि टॉक्सिसिटी वाली होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा आता है टॉपिक, उसके बारे में हम आगे बात करें। ये है दोस्तों आपका टॉपिक है जो नेक्स्ट है, वो है इसकी हानि। हानि इसकी क्या है दोस्तों? इस विधि की मुख्य हानि है वो प्रोटोप्लास्ट की आवश्यकता है, इसलिए ये सभी पादप तंत्र पर लागू नहीं होती है। यहाँ पे यह विधि केवल उन पादप तंत्रों पर ही लागू होती है दोस्तों जिनमें प्रोटोप्लास्ट पुनर्योजन क्षमता अधिक होती है, ठीक है। फिर आती है इसकी सेकंड विधि, वह शॉटगन या बायोलिस्टिक विधि, ठीक है। इस विधि में वांछित डीएनए को टंगस्टन या सोने के कणों से लिपटाकर वो गन की सहायता से पादप कोशिका में प्रवेश करवा देते हैं हम। इन कणों को माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स कहते हैं। इस गन के निम्न भाग होते हैं, ये भाग है इस गन के, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये एक बार आप है वो ज़रूर देख लेना। ये आप ज़रूर देखना दोस्तों। इस विधि में 1 माइक्रोन व्यास के सूक्ष्म कणों पर डीएनए का लेप करने के लिए इन्हें डीएनए के घोल में CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है वो 0.25 से 0.5 m व स्पर्मिडीन 0.1 के घोल मिलाकर तीव्र गति से हिलाते हैं। अब माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स है वो डीएनए को अविक्षेपण के बाद सूखने देते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ये शॉटगन का ये है वो दोस्तों डायग्राम है शॉटगन का, ये आपको एक बार वैसे ही अपनी बुक में देख लेना। ये डायग्राम आता नहीं है वैसे एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये आपको छोड़ देना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके लाभ देख लेना एक बार आपको। यह एक सुरक्षित एवं साफ सुथरी विधि है। यह व्यवस्थित व प्रभावी पुनर्योजित उत्तक बनाने की विधि है जो कि जीन को सर्वोत्तम जमेप्लाज्म में प्रवेश करने की स्वीकृति प्रदान करती है, ठीक है। ये आपको नॉर्मल देख लेना, इसकी हानियाँ भी आपको एक बार देख लेना है। फिर आता है माइक्रोजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन क्या है? माइक्रो इंजेक्शन है वो एक भौतिक तकनीक है जो जैविक व अन्य बाधाओं का निवारण करता है। मूल रूप से इसे जंतु कोशिका के रूपांतरण हेतु विकसित किया गया था, परंतु आजकल इसे पादप कोशिका में रूपांतरण हेतु उपयोग में लाया जाता है। ये दोस्तों माइक्रो इंजेक्शन का डायग्राम। इस माइक्रो इंजेक्शन के डायग्राम को भी आपको एक बार देख लेना। बाकी ये बोर्ड एग्ज़ाम में ना तो पीछे आया था और ना कभी आगे आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आप है वो एक बार अपनी बुक में चेक ज़रूर कर लेना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं यहाँ पे, वो हमारा टॉपिक आता है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है दोस्तों लाइपोफेशन। लाइपोफेशन क्या है? लाइपोफेशन के बारे में बात करें तो लाइपोफेशन होता है दोस्तों, लाइपोफेशन विशेष प्रकार की झिल्ली तंत्र होती है जिनमें द्विआण्विक वसा परत के अध्रुवीय स्थलों पर जल पाया जाता है। यह न्यूक्लियस की क्रियाओं से डीएनए को बचाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके लाइपोफेशन का डायग्राम,
ये आपको एक बार देख लेना, एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ज़्यादा दिमाग ख़राब मत कीजिए, ये यहाँ पे एग्ज़ाम में नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से डायग्राम में वाहक जैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रो गन होगी जो आपकी, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्रेशन वाली होगी, जीन से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन यहाँ पे डायग्राम से, यहाँ पे तीनों चारों जो डायग्राम आए हैं अपने, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है दोस्तों वो है, ये आपको फिर इसके बारे में ज़्यादा याद नहीं करना है, इसके लाभ ज़रूर देख लेना एक बार। यह न्यूक्लियस के क्रियाकलापों से न्यूक्लियस की अमल की सुरक्षा करता है। फिर सेकंड आता है प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा प्रोटोप्लास्ट में प्रवेश से के अलावा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में डीएनए प्रवेश संभव होता है। फिर आता है इस विधि का द्वारा पूर्ण सूक्ष्म कोशिकाओं का प्रवेश संभव है। फिर इसकी हानियाँ हैं दोस्तों, हानियाँ देख लेना आप एक बार। इस विधि की मुख्यतः कमी काइमेरा पादप की उत्पत्ति है, जिनमें पादप का केवल कुछ भाग ही रूपांतरित होता है। यह एक धीमी, महंगी और उच्च कौशल की आवश्यकता विधि है। फिर वाहक अणु मध्यस्थ या अप्रत्यक्ष रूपांतरण आता है दोस्तों हमारे। ये है दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे देखिए, ये पहला है दोस्तों जो आता है प्लाज्मिड वाहक आता है, और सेकंड है वो वायरस एवं वाहक फूलगोभी मोज़ेक वायरस आता है, ठीक है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं थोड़े, ये एक बार आप ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पे जैसे एग्रोबैक्टीरियम के टी एवं आरआई प्लाज्मिडों से प्राप्त वाहक स्थायी जीन रूपांतरण के लिए हो गया। ये वाहक है वो CAMV जेमिक वायरस है, वो तंबाकू मोज़ेक वायरस TMV आदि वाहक, किंतु इनसे स्थायी जीन रूपांतरित नहीं होता है। फिर है वो इसमें फर्स्ट आता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस के द्वारा जीन रूपांतरण 1980 में पहली बार है। वो पदार्थ को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस के कोशिका संवर्धन में पूरा स्थापित किया गया था दोस्तों, यहाँ तक कर लेना। नेक्स्ट आगे आपको यहाँ से ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है दोस्तों TA प्लाज्मिड, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बुक में निशान लगा दीजिए इम्पोर्टेंट का, आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा यहाँ पे दोस्तों। इसके बारे में बात करेंगे हम दोस्तों कि TA प्लाज्मिड है, उसका पिछली बार एग्ज़ाम में है वो चित्र भी आया था, इसका चित्र है वो भी आपको देखना है, प्लस में है दोस्तों। इसके बारे में पूरी डिटेल है दोस्तों, डिटेल भी आपको इसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। थोड़ा बहुत इसके बारे में और पढ़ना है आपको, और ये आपको ज़रूर याद करना है दोस्तों, ठीक है। टी प्लाज्मिड से हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, देखने को मिलता है हमें, हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। पिछली बार भी एग्ज़ाम में आया था और इस बार भी एग्ज़ाम में आएगा 2024 में भी, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करते हैं यहाँ पे टी प्लाज्मिड के बारे में। टी प्लाज्मिड एक द्विलड़ीय DNA होता है जिसमें 150 से 250 KB औसतन है, वो 200 KB का कॉन्जुगनशील प्लाज्मिड होता है। एग्रोबैक्टीरियम को 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर संवर्धित करने पर TA प्लाज्मिड को लोप हो जाता है। बैक्टीरियम की किरीट लिपिटिका एवं रोमिल मूल उत्पाद करने की क्षमता क्रमशः TA एवं RI प्लाज्मिडों के कारण होती है, ठीक है। ये आप यहाँ पे डायग्राम, ये वाला डायग्राम आपको ज़रूर याद करना है, ये वाला ज़रूर आएगा, इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये यहाँ पे, ठीक है। ये डायग्राम याद कर लेना। फिर हस्तांतरण DNA, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें उपस्थित नियामक क्रम पादप कोशिकाओं में कार्य करते हैं, अर्थात ये केवल पादप कोशिकाओं में ही अभिव्यक्त होते हैं। tDNA लगभग 23 KB माप का होता है, ठीक है। ये आप यहाँ तक कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारा पादप जीनोम में tDNA का समाकलन। पादप जीनोम में tDNA का समाकलन है वो tDNA के पादप केंद्रक में प्रवेश करने के बाद प्रकृति होती है, ठीक है। इसमें यह द्विरज्जु अथवा अवस्था में आ जाता है। यह पादप जीनोम में यादृच्छिक स्थलों में
पर समाकलित होता है। फलस्वरूप इसके सिरों में के बीच स्थित वांछित डीएनए की भी पादप जीनों में समाकलित हो जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है वो इतना ही आपको करना है, बाकी यहाँ पे ये भी नहीं करना है। नेक्स्ट जो हमारा आता है दोस्तों, ये अब टी प्लाज्मिड है, इसका डायग्राम ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है दोस्तों, वो है इसके बारे में है दोस्तों, ये वाली लाइन आपको छोड़ देनी है, यहाँ पे ये याद करने की नहीं है। फिर है एग्रोबैक्टीरियम द्वारा अन्य पादपों में जीन हस्तांतरण। एग्रोबैक्टीरियम वाहक द्वारा जीन हस्तांतरण के लिए चुने गए डीएनए को निरस्त्रीकृत टी प्लाज्मिड के डीएनए में निवेश करते हैं। इसके लिए सामान्यतः टी प्लाज्मिड में सहसमाकलित अथवा द्विवाहक प्रारूप का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कर लेना, नेक्स्ट नहीं करना है। फिर जो फर्स्ट आता है उत्तक कर्तोत्तक के साथ सहसंवर्धन। यहाँ पे कर्तोत्तक से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये वाला। फिर है एग्रोबैक्टीरियम को कोशिका समर्थकों अथवा कर्तोत्तकों के साथ सहसंवर्धन करते हैं। 16 टमाटर तंबाकू, ये चित्र है जो 2.16 है ना, वहाँ पे इसका डायग्राम था, वो आपने चेक कर लेना एक बार। टमाटर तंबाकू पिट्यूनिया आदि की पत्तियों के डिस्कों का व्यापक सहसंवर्धन करते हैं, जिनके द्वारा उत्पादित एसिटोसिरिगोन VIR ओपेरोन्स को सक्रिय करता है, ठीक है। चेरा 16.2 था क्या, ये वाला 2.16, इसको आप चेक कर लोगे तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है टॉपिक दोस्तों, वो है इसके बारे में बात करते हैं। ये वाला फिर छोड़ देना, ये यहाँ से देख लेना। इस पोषक पदार्थ में कार्बोनिसिलीन मिला देते हैं, जिसके कारण एग्रोबैक्टीरियम की कोशिकाएं मर जाती है और केवल इस पोषक पदार्थ के रूपांतरित पादप कोशिकाएं ही विभाजित हो जाती है, जो कि प्ररोह पुनर्जनन करती है। यहाँ तक कर लेना आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है टॉपिक, वो है पाद पे रूपांतरण। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये है ओरेबिडिपिसस के बीजों को एग्रोबैक्टीरियम के ताजे कल्चर में डुबोने पर इन बीजों से प्राप्त पौधों की कुछ संततियों में स्थायी रूपांतरण प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कर लेना, इसको छोड़ देना। फिर है दोस्तों ये डायग्राम आ जाता है यहाँ पे, इस डायग्राम को भी आप मत देखना चाहिए, पाद पे रूपांतरण का है ये, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, इस पे ध्यान मत दो, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो बात करते हैं टॉपिक की, वो टॉपिक आता है आपका पादप वायरस वाहक। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको थोड़ा बहुत चेक कर लेना है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिया हुआ है, ये आपको याद नहीं करना है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है फूलगोभी मोज़ेक वायरस। ये इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे, ये याद आपको ज़रूर करना है। यह कोलिमो वायरस समूह का वायरस है, इस पर सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। फूलगोभी मोज़ेक वायरस द्विबीजपत्रों वाले पौधों के सबसे बड़ा समूह को संक्रामित करता है, ठीक है, किंतु इसके जीनोम में वो एक सीमित लंबाई के डीएनए निवेश ही क्लोन किए जा सकते हैं, अतः एक वाहक के रूप में इसका उपयोग बहुत सीमित है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट जो हम बात करते हैं आपके, वो आता है यहाँ पे जेमिनी वायरस। ये पिछली बार तो नहीं आया था, हो सकता है आपकी बार आ जाए, लेकिन आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना जेमिनी वायरस के बारे में भी। ये दोस्तों लड़ियाँ होती है, यहाँ पे देख लो, इनका डीएनए एक लड़ियाँ होती है, ठीक है। गेहूं का बोना वायरस हो गया जैसे, ठीक है, इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे कर लेना। फिर टोबैको मोज़ेक वायरस है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, इसको मैं करा देता हूँ आपको। TMV में एक RNA जीनोम होता है जो mRNA की तरह व्यवहार करता है। फिर है RNA वायरस का उपयोग वाहक की तरह निम्न दो प्रकार का हो सकता है। फर्स्ट है वायरस जीनोम की cDNA की प्रति का उपयोग
ई कोलाई में क्लोनिंग के लिए होता है। फिर है सेकंड, संक्रमित आरएनए की प्रतियों को पुनर्योज वायरस के जीनोम में cDNA के पात्र अनुलेखन द्वारा पादप संकरण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वो हमारे आता है दोस्तों, वो है उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे ब्रोमोजैक वायरस छोड़ देना है, कभी नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा। कृत्रिम गुणसूत्र, ये आपको ज़रूर याद कर लेना, इसका थोड़ा बहुत पढ़ लेना कि प्रारूपीय वाहक सामान्यतः बड़े डीएनए खंडों को सफलतापूर्वक नहीं ले जा सकते। इस समस्या के निवारण के लिए कृत्रिम क्रोमोसोम का विकास किया गया एवं इनको यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अतिथ्य कोशिकाओं में प्रवेश के पश्चात ये अतिथि कोशिका में पूर्ण रूप से गुणसूत्र की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, फिर आता है एग्रो संक्रमण। एग्रो संक्रमण क्या है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन कभी नहीं आया और ना ही कभी आएगा, तो ये आप ऐसे ही मत पढ़िए। द्विबीजपत्री ट्रांसजेनिक पादप भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। तंबाकू, पिट्यूनिया, टमाटर, आलू, बैंगन, सूरजमुखी, तोरिया, गोभी की कुछ जातियाँ, कपास होगी, सोयाबीन होगी, गाजर होगी, ये है वो द्विबीजपत्री ट्रांसजेनिक पादप है। फिर एक बीजपत्री ट्रांसजेनिक पादप हो गए जैसे चावल, राई, गेहूँ, मक्का, जई, ये हो गई एक बीजपत्री ट्रांसजेनिक पादप। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसजेनिक जंतु। ट्रांसजेनिक जंतु है दोस्तों, इसके बारे में है वो हम कल है वो पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ट्रांसजेनिक जंतु के बारे में हम कल वाली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।